आपका स्वागत है प्रज्ञान चैनल पर। आज हम समय में पीछे चलते हैं, करीब 5000 साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जो बसी, बढ़ी और फिर जैसे खो गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ। और कमाल की बात यह है कि ये फैली हुई कहीं ज्यादा थी, है ना, उन दोनों से भी बड़े इलाके में। बिल्कुल, आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी। ये सिंधु नदी और एक पुरानी नदी थी, घग्गर हाकरा, उसके आसपास बसी थी। कब से कब तक की ये सभ्यता, मतलब अंदाजन? मोटे तौर पर कहें तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन दौर था, जिसे हम परिपक्व काल कहते हैं, वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का था। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्या हड़प्पा सबसे महत्वपूर्ण शहर था? हाँ, मतलब हड़प्पा वो पहला शहर था जिसकी खुदाई कायदे से हुई 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर बाद में जब मोहनजोदड़ो और दूसरी जगह मिली तो पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी सभ्यता है। और ये खोज किसने की, मतलब दुनिया के सामने कौन लाया इसे? देखिए, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना। उसके बाद खोज शुरू हुई, लेकिन जॉन मार्शल, जो उस समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों को दुनिया के सामने रखा। इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था इन खंडरों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ल्स मैसन जैसे लोगों ने देखा तो था, पर कोई समझ नहीं पाया कि ये कितने पुराने और अहम हैं। दुख की बात तो ये है कि शुरू में तो रेलवे लाइन बनाने के लिए यहाँ की ईंटें तक उखाड़ ली गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। अच्छा, इन शहरों की सबसे खास बात क्या थी जिसके लिए जाने जाते हैं? इनका शहरी नियोजन, मतलब सिटी प्लानिंग, गजब की थी। आज भी हम उसे सीख सकते हैं। कैसी थी प्लानिंग? शहर एकदम ग्रिड पैटर्न पे बसे थे। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। घर पक्की ईंटों के बने थे। और सोचिए, लगभग हर घर में बाथरूम और ढकी हुई नालियां थीं पानी निकालने के लिए। ढकी हुई नालियां उस जमाने में कमाल है। हाँ, और पानी के लिए कुएं भी थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, वो भी इसी शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। शायद किसी धार्मिक या सार्वजनिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। मुख्य शहर कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा? हाँ, इनके अलावा गनेरीवाला, धोलावीरा जो गुजरात में है और अब यूनेस्को साइट भी है, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ये कुछ बड़े शहर थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में अंदाजा है कि 30 से 60 हजार लोग रहते होंगे। और पूरी सभ्यता की आबादी? पूरी सभ्यता की आबादी अपने चरम पर शायद 10 लाख से 50 लाख के बीच रही होगी। काफी बड़ी थी। आपने कहा कि लगभग हर घर में पानी और नाली की सुविधा थी। इससे समाज के बारे में क्या पता चलता है? ये एक दिलचस्प पहलू है। ऐसा लगता है कि बुनियादी सुविधाएं ज्यादातर लोगों को हासिल थीं। इससे एक अंदाजा लगता है कि शायद समाज में बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी का फर्क नहीं था, या कम से कम जरूरत की चीजें सबको मिलती थी। ये उस दौर के हिसाब से काफी अलग बात है। घर भी मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि अंदर गलियों में खुलते थे। इतने व्यवस्थित शहर, ये सब चलाता कौन था इनको? कोई राजा, महाराजा? यही तो एक बड़ा सवाल है। मिस्र में जैसे पिरामिड मिले, राजाओं की कब्रें मिली, या मेसोपोटामिया में मंदिर और महल, वैसा कुछ यहाँ नहीं मिला है। कोई बड़े महल या मंदिर जैसी इमारतें नहीं हैं। लेकिन फिर इतनी एकरूपता कैसे? पूरे इलाके में जो हजारों किलोमीटर में फैला था, ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, मोहरें एक जैसी, ये कैसे हुआ? सही कहा आपने। ये मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, किसी न किसी तरह के केंद्रीय नियंत्रण या नियमों की तरफ तो इशारा करता है। जरूर कोई व्यवस्था थी जो नियम बनाती थी और लागू करवाती थी। तो क्या था वो? एक राजा या शहरों का कोई संघ? ये साफ नहीं है। हो सकता है कोई एक राज्य रहा हो, या फिर अलग अलग शहर मिलकर किसी तरह का संघ चलाते हों, या शायद व्यापारी वर्ग का दबदबा रहा हो। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। तकनीक में कैसे थे ये लोग? धातु का इस्तेमाल जानते थे? हाँ, बिल्कुल। धातु के काम में माहिर थे। तांबा, कांसा, सीसा, टिन, इन सब का इस्तेमाल करके औजार, बर्तन, गहने बनाते थे। बनवाली में तो सोने की शुद्धता परखने वाला पत्थर, मतलब कसौटी भी मिली है। और नापतोल? उसमें तो ये लोग बहुत ही सटीक थे।
लोथल में हाथी दांत का एक स्केल मिला है जिस पर 1.7 मिलीमीटर तक के छोटे निशान हैं। सोचिए, कांस्य युग में इतनी सटीकता। गजब है। और वजन के बाट? वो चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे और एकदम सटीक अनुपात में थे। दशमलव प्रणाली पर आधारित लगते हैं। एक बाट करीब 28 ग्राम का होता था और ये बाट पूरे सिंधु क्षेत्र में एक जैसे मिलते हैं। कला और कारीगरी के बारे में कुछ बताइए। मूर्तियां, बर्तन वगैरह? मिट्टी की छोटी मूर्तियां बहुत मिली हैं, जानवरों की जैसे बैल, बंदर, कुत्ते, और इंसानों की भी, शायद खिलौने रहे हों। बर्तन भी सुंदर बनाते थे, लेकिन सबसे खास हैं उनकी हजारों मोहरें जो सेलखड़ी पत्थर की बनी है। इसके अलावा वो चमकदार फेयंस के मनखे, शंख का काम, पत्थरों के मनखे बनाते थे, हार, चूड़ियां वगैरह। कुछ कंघी और काजल जैसी चीजें तो आज भी इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसी लगती हैं। हाँ, मैंने मोहनजोदाड़ो की वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में सुना है। छोटी सी है पर बहुत मशहूर है। हाँ, वो डांसिंग गर्ल लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है और उसका जो आत्मविश्वास भरा पोज है वो कमाल का है। इसके अलावा हड़प्पा से पत्थर की 2 और मूर्तियां मिली हैं। एक पुरुष नर्तक जैसी लगती है और एक लाल पत्थर का धड़। अच्छा, उनमें क्या खास है? वो इतनी ज्यादा यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक हैं कि जब जॉन मार्शल ने उन्हें देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतनी पुरानी प्रागैतिहासिक हो सकती हैं। उन्हें लगा ये शायद बाद की ग्रीक आर्ट से प्रभावित हैं। इससे उनकी कला की उन्नति का पता चलता है। वाकई। अच्छा, अब उन मोहरों पर आते हैं जिनका आपने जिक्र किया। उन पर क्या खास है? ये मोहरें तो जैसे सिंधु सभ्यता की पहचान है, हजारों मिली हैं। ज्यादातर चौकोर, सेलखड़ी या स्टीटाइट पत्थर की। इन पर जानवरों के चित्र उकेरे होते हैं। एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न जैसा कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा है। पर बैल, हाथी, बाघ, गैंडे भी हैं। और इन पर कुछ लिखा भी होता है? हाँ, जानवरों के ऊपर कुछ निशान बने होते हैं। यही उनकी लिपि है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इन मोहरों का काम क्या था? शायद व्यापार के सामान पर ठप्पा लगाने के लिए, मतलब पहचान के लिए या मालिकाना हक जताने के लिए। कुछ के पीछे छेद भी है, तो हो सकता है तावीज की तरह पहनते हो। एक पशुपति मोहर भी है ना, वो क्या है? हाँ, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति योग जैसी मुद्रा में बैठा है। सिर पर सींग वाला मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप, पशुपति यानी पशुओं का स्वामी माना था। तो क्या वो शिवी थे? इस पर अब काफी बहस है। कई विद्वान मानते हैं कि ये शिव नहीं भी हो सकते हैं। कुछ इसे जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ से भी जोड़ते हैं। पर यह मोहर सिंधु धर्म को समझने की कोशिश में बहुत अहम मानी जाती है। व्यापार की बात करें तो क्या ये लोग सिर्फ आपस में ही व्यापार करते थे या बाहर भी? नहीं, बाहर भी करते थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक इनके व्यापारिक संबंध थे। वहां के पुराने लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है, जिसे ज्यादातर लोग सिंधु क्षेत्र ही मानते हैं। क्या चीजें जाती थी यहाँ से? कीमती पत्थर जैसे लाजावर्द, मनके, शायद लकड़ी, हाथी दांत, तांबा और मोर जैसे पक्षी भी। ये व्यापार होता कैसे था? जमीन से या समुद्र से? दोनों रास्तों से। जमीन पर बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, उसके खिलौने मिले हैं, और नदियों और समुद्र के रास्ते नावों का भी। कुछ मोहरों पर नावों के चित्र भी बने हैं। समुद्री रास्ता मतलब? हाँ, शायद ओमान और फारस की खाड़ी के रास्ते। लोथल गुजरात में एक बड़ी ईंटों की बनी संरचना है जिसे कुछ लोग बंदरगाह या डॉकयार्ड मानते हैं। हालांकि कुछ कहते हैं कि वो शायद पानी जमा करने का तालाब था। पर ओमान वगैरह में सिंधु सभ्यता की चीजें मिली हैं, तो समुद्री व्यापार तो होता था। अच्छा, और खाने पीने में क्या था? क्या उगाते थे ये लोग? वो किसान और पशुपालक दोनों थे। मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, खजूर और कपास भी उगाते थे। कपास तो शायद दुनिया में सबसे पहले यही उगाया गया। जानवर कौन से पालते थे? भेड़, बकरी, गाय, बैल और भैंस। कोबड़ वाला बैल, जिसे जेबू कहते हैं, वो उनकी मोहरों पर बहुत दिखता है। शायद उसका पालतूकरण यही हुआ था। चावल उगाते थे क्या? हाँ, हाल की खोजों से लगता है कि उन्होंने एक बहुत उन्नत खेती का तरीका अपना रखा था। वो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम की फसलें उगाते थे।
गर्मी में चावल, बाजरा, फलियां और सर्दी में गेहूं, जौ, दालें। चावल के सबूत मिले हैं और लगता है चावल की खेती भी उन्होंने खुद ही यहाँ विकसित की। तो खाने में क्या प्रमुख था, अनाज या मांस? देखिए, खुदाई में मिली हड्डियों और बर्तनों पर जो चिकनाई मिली है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि उनके खाने में मांस का काफी बड़ा हिस्सा था। मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, डेयरी उत्पाद मतलब दूध, दही भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हाल में वो लड्डू जैसी कोई चीज मिलने की भी खबर थी? हाँ, राजस्थान में खुदाई में 7 गोल लड्डू जैसे मिले हैं, करीब 4,500 साल पुराने। लगता है दालों और अनाज से बने थे, शायद कोई भोग वगैरह हो। कमाल है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी भाषा और लिपि। क्या हम जानते हैं वो क्या बोलते थे? नहीं, यही तो सबसे बड़ी पहेली है सिंधु घाटी सभ्यता की। उनकी भाषा क्या थी हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी लिपि, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पढ़ी नहीं जा सकी है मतलब 5000 साल बाद भी? हाँ, दुनिया की कुछ ही ऐसी प्राचीन लिपियां हैं जो अब तक रहस्य बनी हुई हैं, और सिंधु लिपि उनमें से एक है। ये दिखती कैसी है? कितने अक्षर या निशान हैं इसमें? लगभग 400 से 600 अलग-अलग तरह के निशान पहचाने गए हैं। ये मोहरों पर, तांबे की छोटी पट्टियों पर, बर्तनों पर मिलते हैं। लिखावट ज्यादातर बहुत छोटी होती है, औसतन सिर्फ 5 निशान एक साथ। क्या कोई लंबी लिखावट भी मिली है? हाँ, धोलावीरा में एक बड़ा साइन बोर्ड जैसा मिला है, जिस पर 10 बड़े निशान बने हैं। ये एक अनोखी खोज है। लिपि शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू या अरबी। लेकिन क्या ये पक्का है कि ये लिखने की कोई व्यवस्था थी? मतलब कोई भाषा लिखी जाती थी इन निशानों से? इस पर भी पूरी सहमति नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शायद भाषा नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ निशान हैं, जैसे परिवारों के चिन्ह या धार्मिक प्रतीक। उनका कहना है कि लिखावट बहुत छोटी है, बार बार दोहराई नहीं जाती। और दूसरी तरफ कंप्यूटर से विश्लेषण करने पर लगता है कि इन निशानों के पैटर्न में एक संरचना है जो किसी भाषा जैसी लगती है। पर जब तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिलती, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर यही लिपि और कोई जानी पहचानी लिपि दोनों में एक ही बात लिखी हो, तब तक पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। क्या इसे किसी भाषा परिवार से जोड़ने की कोशिश हुई है? हाँ, एक थ्योरी है जो इसे प्रोटो द्रविडियन से जोड़ती है, मतलब उन पुरानी भाषाओं से जिनसे आज की दक्षिण भारतीय भाषाएं निकली हैं। क्योंकि आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्राहुई नाम की एक द्रविड़ भाषा बोली जाती है, पर यह सिर्फ एक सिद्धांत है। तो लिपि एक रहस्य है। अब उनके धर्म के बारे में क्या जानते हैं? क्या उनके मंदिर थे? देवी देवता कौन थे? लेकिन यहाँ भी ज्यादातर अंदाजे ही हैं, क्योंकि हम उनकी लिखी कोई बात पढ़ नहीं सकते। शुरू में जॉन मार्शल ने कुछ चीजों के आधार पर अंदाजा लगाया था, जैसे वो पशुपति वाली मोहर, मिट्टी की बनी महिलाओं की मूर्तियां जिन्हें मातृ देवी माना गया, जानवरों और पेड़ों की पूजा जैसे पीपल, और लिंग और योनि जैसे प्रतीकों की पूजा। लेकिन क्या ये बातें आज भी मानी जाती हैं? इनमें से कई व्याख्याओं पर अब सवाल उठाए जाते हैं। वो पशुपति वाली व्याख्या विवादित है। महिलाओं की मूर्तियां शायद देवी ना होकर खिलौनियां कुछ और हों। जिन्हें लिंग समझा गया वो शायद मूसल या खेलने के पासे हों, और जिन्हें यूनी रिंग स्टोन्स कहा गया वो खंबे लगाने के बेस भी हो सकते हैं। तो फिर उनके धर्म के बारे में पक्का क्या कह सकते हैं? पक्का कहना मुश्किल है। ये साफ है कि बड़े मंदिर या महल नहीं मिले। शायद पूजा घरों में होती थी या खुले में। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ही एक ऐसी बड़ी इमारत है जिससे सब लोग किसी न किसी धार्मिक काम, जैसे पवित्र स्नान, से जोड़ते हैं। और अंतिम संस्कार कैसे करते थे? उसमें भी विविधता थी। कहीं लाशों को दफनाया गया है, कहीं शायद पहले खुले में छोड़ देते थे और फिर बची हड्डियां दफनाते थे, और कहीं शायद दाह संस्कार यानी जलाने के भी संकेत हैं। अच्छा, इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई और इतनी उन्नत सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? ये खत्म कैसे हो गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास से इसका पतन, मतलब डिक्लाइन शुरू हुआ। शहर धीरे धीरे खाली होने लगे, व्यापार कम हो गया, वो एक जैसे बाट और मोहरें बननी बंद हो गईं, लिपि का इस्तेमाल खत्म हो गया। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते ज्यादातर बड़े शहर वीरान हो चुके थे। उस दौर के कंकालों से कुछ पता चलता है? हाँ, कुछ स्टडीज बताती हैं कि उस आखिरी दौर में शायद हिंसा बढ़ी थी और कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग और टीबी ज्यादा फैली थी। शहर उजड़ने के बाद लोग कहाँ गए? क्या हुआ उनका?
ऐसा लगता है कि लोग पूर्व और दक्षिण की तरफ चले गए, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, शायद जहां पानी या खेती की बेहतर गुंजाइश थी। शहरी जीवन खत्म हो गया और लोग ज्यादातर छोटे गांवों में रहने लगे। कई छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियां पनपी, जिन्हें हम उत्तर हड़प्पा या लेट हड़प्पन कहते हैं। तो पतन का कारण क्या था? पहले वो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने शुरू में ये सिद्धांत दिया था कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन बाद के शोध, खासकर कंकालों की जांच से, ये थ्योरी अब ज्यादातर मानी नहीं जाती। ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला है बड़े पैमाने पर हमले या नरसंहार का। तो फिर असली वजह क्या मानी जाती है अब? सबसे मजबूत और स्वीकृत कारण अब जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। बहुत से वैज्ञानिक सबूत मिले हैं कि लगभग 2200 ईसा पूर्व के बाद मौसम धीरे धीरे ठंडा और सूखा होने लगा। सूखा? हाँ, मानसून कमजोर पड़ गया और सिंधु घाटी की खेती बहुत हद तक मानसून पर निर्भर थी। वो जो घग्गर हाकरा नदी थी, जो शायद सरस्वती नदी रही हो, वो भी सूखने लगी। पानी की कमी हुई, खेती बर्बाद हुई और शायद इसी वजह से इतने बड़े शहरों को चलाना मुश्किल हो गया। लोग मजबूरी में दूसरी जगहों पर चले गए। तो क्या ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई या इसकी कुछ चीजें बाद की संस्कृतियों में भी चलती रहीं? नहीं, पूरी तरह से गायब नहीं हुई। जैसा कहा, लोग दूसरी जगहों पर बसे तो कुछ चीजें तो साथ ले गए होंगे। बर्तन बनाने के तरीके, खेती के कुछ तरीके, शायद कुछ धार्मिक रीति रिवाज, वो बाद की ग्रामीण संस्कृतियों में मिलते रहे। क्या कोई ऐसी जगह मिली है जहां हड़प्पा और उसके बाद की संस्कृति का मेल दिखता हो? हाँ, हरियाणा में भगवानपुरा जैसी कुछ जगहें हैं जहां हड़प्पा के आखिरी दौर और उसके बाद की चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, जिसे अक्सर वैदिक काल से जोड़ते हैं, उनके बीच एक ओवरलैप दिखता है। यहाँ घोड़े और लोहे जैसी नई चीजें भी मिली हैं और दाह संस्कार जैसी प्रथाएं भी, जो हड़प्पा के बाद ज्यादा आम हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति ही आगे चलकर भारतीय संस्कृति बन गई? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। कुछ निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी जरूर है, लेकिन जो हड़प्पा की शहरी सभ्यता थी, उसकी लिपि, उसकी मोहरें, उसका वो संगठित ढांचा, वो तो काफी हद तक खत्म हो गया था। भारत में दोबारा बड़े शहर बनने में करीब 1000 साल लग गए और वो गंगा घाटी में एक अलग माहौल में बने। तो हाँ, कुछ धागे जुड़े हैं, पर एक बड़ा ब्रेक भी आया था। आजकल जेनेटिक्स, मतलब डीएनए से भी पुरानी सभ्यताओं के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। क्या सिंधु घाटी के लोगों के बारे में भी कुछ पता चला है? हाँ, हाल के कुछ सालों में इस पे काफी काम हुआ है। 2019 में राखीगढ़ी से मिले कंकाल के प्राचीन डीएनए का अध्ययन हुआ। उससे क्या पता चला? उससे पता चला कि उस व्यक्ति में 2 मुख्य प्राचीन आनुवंशिक समूहों का मिश्रण था। एक का संबंध प्राचीन ईरान के किसानों या शिकारियों से था और दूसरा समूह दक्षिण एशिया के ही प्राचीन शिकारी संग्राहकों का था, जिन्हें AASI कहते हैं। और खास बात यह है कि उसमें स्टेपी के पशुपालकों का डीएनए नहीं मिला, जिन्हें बाद के आर्य प्रवासन से जोड़ा जाता है और जो आज के उत्तर भारतीयों में काफी मात्रा में मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी हद तक स्थानीय थे और आज के ज्यादातर दक्षिण एशिया के लोगों के पूर्वजों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सिंधु घाटी के लोगों से जुड़ा है। हालांकि बाद में स्टेपी और दूसरे समूहों का मिश्रण भी हुआ। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता वाकई एक अद्भुत और अपने समय से बहुत आगे की सभ्यता थी। एक विशाल व्यवस्थित शहरी दुनिया। बिल्कुल, जिसने प्लानिंग में, सफाई में, नाप तौल में, कारीगरी में कमाल का काम किया। लेकिन साथ ही ये अपने पीछे बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी छोड़ गई। हाँ, वो अनपढ़ी लिपि, वो रहस्यमयी शासन व्यवस्था, उनके असली धार्मिक विश्वास और उनका पतन, कितने सारे सवाल हैं। सही कहा, आज भी हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। ये सोचना ही कितना रोमांचक लगता है कि अगर कभी किसी दिन हम वो सिंधु लिपि पढ़ पाएं, तो हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में क्या कुछ पता चलेगा। उनके अपने शब्द, उनकी सोच, उनकी कहानियां, शायद इतिहास का एक पूरा नया पन्ना खुल जाए। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितने रहस्य समेटे हुए है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।